स्टार्ट करते हैं। जी सर। मेरा नाम सौरभ भटनागर है। मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ और मिस्टर मिंट फैमिली का सदस्य हूँ। और आज हम एक इम्पोर्टेंट सेशन पे चर्चा करने वाले हैं, दैट इज रूल्स ऑफ बिजनेस। एमएलएम मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में हम लोग काम करते हैं तो हमको कुछ रूल्स पता होना चाहिए, कुछ जरूरी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले स्लाइड शेयर करता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ सर। यस सर। मेरी विजिबल है स्क्रीन दिख सर रही है आपको? सर? ठीक है, थैंक यू यस सर सर, जी। विजिबल है सर। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मिस्टर मिंट की टेक्निकल कॉल में। आज हम बिजनेस रूल्स, एमएलएम रूल्स और क्रिप्टो रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक होने वाले हैं वो है रूल्स ऑफ चूजिंग ए कंपनी। किसी कंपनी का चुनाव करते वक्त हमको क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। रूल्स ऑफ एमएलएम लीडर्स, एक एमएलएम लीडर जो होता है उसका क्या रूल होते हैं। क्वालिटीज ऑफ ए नेटवर्कर, एक नेटवर्कर की क्या क्वालिटीज होती हैं। रूल्स ऑफ सक्सेसफुल पर्सनल के रूल्स जो होते हैं वो उसकी पावर होती है। बिजनेस रूल्स, क्रिप्टो मार्केट के रूल्स, वाई नेटवर्कर फेल्स। एक्चुअली नेटवर्कर फेल कभी नहीं होता है, जो फेल होता है वो नेटवर्कर नहीं होता है। तो जो भी है उस टॉपिक को हम लोग चर्चा करेंगे। रूल्स ऑफ अनसक्सेसफुल पर्सन, नाकामयाब लोगों के रूल्स यानी कि उनकी जो कमियां हैं। और बिग ब्लंडर्स, चूंकि हम लोग मार्केट में काम करते हैं तो क्या क्या गलतियां हम लोग से अक्सर हो जाती है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एमएलएम के चुनाव करने के लिए हमको चार चीजें ध्यान रखनी चाहिए। प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट और हमारा एक अच्छा एलओएस। किसी कंपनी का जो प्रोफाइल होता है उसका ध्यान रखना चाहिए। कंपनी का रेपुटेशन के बारे में, कितना फेथफुल है वो सिस्टम हमारे बारे में, इसको हमको चेक करना चाहिए। गुड थिंकर्स हैं कि नहीं। कंपनी के एथिक्स, रूल्स, कल्चर, क्या मैनर है कंपनी के अंदर में, क्या चल रहा है। मीडिया में उसकी जो प्रेजेंस है वो कैसी है। उसका जो, अगर हम वेबसाइट खोलते हैं उसमें गोल या रोड मैप जो होता है उसमें सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी अपने आप में ग्रो कर रही है तो हमको टेक्नोलॉजी का ध्यान रखना चाहिए, क्या चल रहा है। कंपनी के पास कोई अवार्ड, सर्टिफिकेट्स, ऑडिट रिपोर्ट, कोई लीगैलिटीज या गवर्नमेंट की किस बॉडी के साथ वो कनेक्टेड है, इसमें से कोई भी एक चीज कम से कम बहुत जरूरी है। कंपनी के प्लान यानी कि हमारे लिए जो करियर प्लान है हमारा, तो और उसके बाद ग्रोथ की कितनी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है। हमारा जॉब कितना सिक्योर है, कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है जिसको टर्मिनेशन का बहुत शौक है, बहुत जल्दी जल्दी लोगों को टर्मिनेट कर देती है। उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा है। उसका जो इनकम प्लान है वो इजी और सिंपल है, हम उसको समझ पा रहे हैं, लोगों को समझा पा रहे हैं। उस कंपनी में क्या अचीवर्स हैं, बड़े अचीवर भी हैं, और क्या बहुत सारे अचीवर हैं, तब तो हमारा भी वहां पे दाल गलेगी, अदरवाइज हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रोडक्ट, हर कंपनी में कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है। उसका प्रोडक्ट कैसा है, उसकी रिसर्च एंड टीम कैसी है, क्या लोगों को इस प्रोडक्ट की जरूरत है, क्या लोग इस प्रोडक्ट का यूज करके फायदे में रहते हैं। और दूसरी चीज है, अगर हम लोग फिनटेक मार्केट में हैं तो प्रॉफिट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिस्क के। तो जो प्रॉफिट और रिस्क का रेशियो है ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये कि अगर थोड़ा सा रिस्क लेने में प्रॉफिट अगर हमारा ज्यादा है तो ये चीज होनी चाहिए और हमको इस पर ध्यान रखना चाहिए। और सबसे चीज है कि अच्छी सिस्टम के साथ साथ हमको एक अच्छे एलओएस के साथ जुड़ना चाहिए। और जुड़ने के बाद ट्रेनिंग लेकर के हमको भी एक अच्छे एलओएस का हिस्सा बनना है। याद रखिए, हर व्यक्ति या कोई भी लीडर या सामान्य आदमी भी अपने आप को एक मजबूत शाखा के साथ जोड़ना चाहता है। कमजोर लोगों के साथ कोई व्यक्ति जुड़ना नहीं चाहता है। तो आप खुद भी मजबूत लोगों के साथ जुड़िए और जुड़ने के बाद अपने आप को भी मजबूत कीजिए। मजबूत एलओएस के साथ साथ हमारी जो कंपनी होती है वो भी हमारी एलओएस का हिस्सा होती है।
हमारा आज का अगला टॉपिक है एमएलएम में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके कुछ नियम होते हैं। तो सबसे जरूरी नियम ये है कि दे वर्क ऑन द सिस्टम। वो सिस्टम पे काम करते हैं और सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम इट सेव्स यू फ्रॉम स्पेंडिंग टाइम एनर्जी एंड मनी। जो तरीका हमारे समय को बचाता है, हमारी एनर्जी को बचाता है, हमारे फिजूल खर्चे को कम करता है, वही सिस्टम है। और ये जो व्यक्ति होता है ये पीएमएफ पे काम करता है। लोग कहते हैं एमएलएम में काम करने वाले लोग हमेशा ही कुछ ना कुछ एमएलएम चुन लेते हैं। वो क्या चीजें हैं? वो क्या चीजें हैं जिसको एक एमएलएम का लीडर चाहता है, जो उसको बाहरी किसी और सर्विस में, किसी और जॉब में, किसी और बिजनेस में नहीं मिल सकता? दैट इज पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेटिव फैक्टर। ये प्राइमरी मोटिवेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं? इन्हीं में से हमारा ड्रीम निकल करके आता है। दैट इज टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, लाइफ सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी, फैमिली की सिक्योरिटी, हम अपने फैमिली के सपनों को पूरा कर सकें, गुड हेल्थ, रिस्पेक्ट इन द लाइफ, एक अच्छी पेंशन हमको मिले, जल्दी रिटायरमेंट हो सके, किसी की मदद कर पाए, एम्प्लॉयमेंट, लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे पाए, रॉयल्टी इनकम को अचीव कर सकते हैं, वर्ल्ड टूर को एंजॉय कर सकते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, एक बड़ा बिजनेस मॉडल या फ्रेंचाइजी पावर हमको मिल जाए जिसके अंदर हमारे लिए रेगुलर ग्रोथ हो, कोई ऐसा सिस्टम जहां पर लॉस, उधार, लेन देन ऐसा ना हो, फ्रीडम टू वर्क इन योर ओन टाइम, हम अपने समय में अपने काम को कर सकें। कभी हम सुबह करना चाहते हैं, कोई रात में करना चाहता है, कोई दिन भर करना चाहता है, तो अपने टाइम में किसी काम को कर सकें, अपने क्लास को अपग्रेड कर सकें, अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सकें, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पे हम काम कर सकें जिंदगी में, जिसमें हम बड़ा काम कर सकें, बड़ा मुकाम पा सकें। चेंज आवर एसोसिएट, हम अपने एसोसिएट को चेंज कर पाएं और अपने टेक्निकल स्किल को अपग्रेड कर पाएं। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से एक एमएलएम का लीडर, एमएलएम हमेशा एमएलएम की कंपनी में काम करना चाहता है। दैट इज पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेटिव फैक्टर्स। अब आता है एमएलएम का लीडर क्या करता है। एमएलएम का लीडर सबसे पहले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है। वो जो दूसरों को देने वाला है पहले खुद इस्तेमाल करता है, और यदि खुद उसको प्रोजेक्ट पसंद आता है, प्रोडक्ट पसंद आता है, तो उसको प्रमोट करने के बारे में सोचता है। उसके बाद अगर वो प्रमोट करने के बारे में सोचता है तो ये उसका कैरियर प्लान बनने की शुरुआत है। अब कैरियर प्लान बनने की शुरुआत अगर होती है तो सबसे पहले वो प्रोस्पेक्टिंग करता है। प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद लिस्ट करता है, मतलब लिस्ट बनाता है, जिसकी एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग आज से 3-4 दिन पहले मॉर्निंग सेशन में ली गई थी। उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा सेशन था वो। उसके बाद इनविटेशन होता है। इनविटेशन में एक अपॉइंटमेंट मिलता है। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद एसटीपी, शो द प्लान। शो द प्लान के लिए बहुत जरूरी है कि आप हमेशा अपॉइंटमेंट लेकर के जाएं। ऐसा नहीं कि अपने प्लान के साथ जा रहे हैं, रास्ते में कोई मिल गया, अरे सर इसको भी प्लान दे देते हैं, इस ऐसे ये तरीका नहीं है। हमेशा अपॉइंटमेंट लेकर के जाएं, अपने अपलाइन के साथ जाएं, विद नॉलेज ऑफ द कंपनी एंड प्रोडक्ट। आपके पास कंपनी और प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज लेकर के आप उसके पास जाएं। एक अच्छी प्रिपरेशन, क्या बिजनेस सपोर्ट मटेरियल आपके पास होना चाहिए, किस तरीके से जाना है, इसके बारे में एक होमवर्क बना करके ही आप उसके पास जाएं। और जाहिर सी बात है, इतनी सारी तैयारी करके अगर आप जाएंगे तो आपके अंदर विश्वास और कॉन्फिडेंस दिखेगा। यही लोग देखना चाहते हैं आपके एसटीपी के साथ। फॉलो अप करें, उनको ज्वाइन करें। फॉलो अप जो प्रोसेस होता है, ये आप जिसके पास जाते हैं वो व्यक्ति आपका अपना व्यक्ति होता है, आपके अपने मिलने वाले लोग होते हैं। वो व्यक्ति सिस्टम को देखने के बाद ये उस उधेड़बुन में होता है कि सिस्टम को करें या ना करें, वो कंफ्यूज होता है। उस वक्त उसको डिसीजन लेने में आपको मदद करना है, बस दिस इज द फॉलो अप। यदि वो नो कहता है तो नो का मतलब उसके पीछे मत पड़िए, नो का मतलब है नेक्स्ट वन आप किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाइए। लेकिन उस व्यक्ति को छोड़ना नहीं है, उसको कीप फॉलो अप करना है, उसके साथ अच्छे संबंध बना करके रखना है। संबंधों के कॉस्ट पर हम अपने बिजनेस को डेवलप नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि बिजनेस को डेवलप करने के लिए हम संबंध किसी से तोड़ दें। संबंध हमेशा ऊपर होते हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति हमारे साथ फॉलो अप में या प्लान देखने के बाद सिस्टम में काम स्टार्ट करता है, उसके साथ हमको
टीम वर्क करना है, उसको लीड करना है। आप अपनी ट्रेनिंग उस व्यक्ति के साथ हमेशा करते हैं, यानी कि आप जो ट्रेनिंग करते हैं उसमें उसको उसको लेकर के आना है। आप जो रेगुलर मीटिंग में आते हैं उसको लेकर के आना है। आप जिस सेमिनार में जाते हैं उसको लेकर के जाना है। आपके लिए जो ऑफर सिस्टम देता है या आप कोई ऑफर देते हैं तो वो उसको बताना है, उसको वो ऑफर अचीव कराने में उसकी मदद करनी है। और अपने लिए भी एसटीपी करना है और उस टीम के लिए भी आपको एसटीपी करना है जिसको आप लेकर के आए हैं। क्वालिटीज ऑफ ए नेटवर्कर, एक नेटवर्कर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होती है? तो वो आता है डेडिकेशन, कमिटमेंट, समर्पित, एक सिस्टम के प्रति उसको समर्पित होना पड़ता है। कमिटमेंट का मतलब हो गया प्रतिबद्ध, अगर उसने बोल दिया कि ये काम मुझे कंप्लीट करना है तो वो करता है उस काम को। कल मुझे 6 प्लान देने हैं तो एक दिन पहले से तैयारी करता है, वो अगले दिन 6 प्लान देता है। किसी से वादा कर लेता है कि मैं टीम के लिए आ रहा हूं तो वो पहुंचता है। कंसिस्टेंट मतलब लगातार अपने काम के प्रति वो वर्क कर रहा होता है। पॉजिटिव माइंडसेट होता है, वो कभी प्रीजज नहीं करता है कि कौन काम करेगा कौन काम नहीं करेगा, मैं वहां जाऊं मैं वहां ना जाऊं। तो ये प्रीजज नहीं करता है नेटवर्कर। राइट डुप्लीकेटर, एक कामयाब सीनियर लीडर को वो डुप्लीकेट करता है। इंडिपेंडेंट वर्कर, वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट वर्कर के अंदर कन्वर्ट करता है। वर्क फॉर डाउनलाइन, डाउनलाइन के लिए स्वयं काम करता है, ऐसा नहीं सीनियर को भेज देता है आप चले जाओ फुला फला आदमी के लिए। गुड लर्नर, एक अच्छा लर्नर होता है, हमेशा प्लान करता है चीजों को। लेकिन प्लान करने के साथ एक इंपॉर्टेंट बात आती है, प्लान योर वर्क एंड वर्कआउट ऑन दैट प्लान। सबसे पहले आप एक प्लान करते हैं और उस प्लान को पूरा करते हैं, यानी कि उस प्लान को कंप्लीट करते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा प्लान बनाता है और उस प्लानिंग में मतलब उस प्लान को बनाता ही रहता है। छोटा भी प्लान बनाएगा तो उसको पूरा करेगा। सेल्फ मोटिवेटेड होता है, ग्रेटिट्यूड उसके अंदर होता है, वो एक आभारी होता है ऊपर वाले का, परमेश्वर का, अपलाइन का, अपने पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, खुद अपने आप का और हर व्यक्ति का। रीस्टार्टर, कई बार उसको अगर दिक्कत आती है, वो काम कर नहीं पाता है, वो फेल हो जाता है, तो उसके अंदर हमेशा रीस्टार्ट करने की ताकत होती है। ऑप्टिमिस्ट होता है, हताश ना होने वाला। गुड ह्यूमन बीइंग होता है, अच्छी किताबें पढ़ता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो हमको सिखाता है कि अच्छी किताबें पढ़िए। ड्रीम विजुअलाइजर होता है, स्क्रिप्टिंग करता है। जॉली नेचर, खुश मिजाज होता है, ऐसा नहीं कि उसके साथ ऑडियंस में बहुत सारे लोग अगर बैठे हैं तो वो सभी लोग सोच रहे हैं कि अरे यार ये कौन आदमी आ गया, हर बात का टेढ़ा जवाब दे रहा है। ऐसा नहीं होता है, वो खुश मिजाज होता है। उसके साथ बैठकर सब लोग इंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं उसको। लीडर होता है, किसी भी बात के लिए लीड करने वाला होता है। बाइंड और टीम, पूरी की पूरी टीम को बांध करके रखता है। ट्रस्ट वर्दी होता है, उसका ईगो नहीं होता है, अपने ईगो को लेकर नहीं चलता है, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, ये सब वो नहीं सोचता है। और बाजीगर होता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये आपको फीलिंग उसके अंदर दिखती है। तो ये हो गया क्वालिटीज ऑफ ए नेटवर्कर। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेम है लेकिन अलग है कि कामयाब आदमी के भी नियम, यानी कामयाब आदमी के जो नियम होते हैं वो उसकी ताकत होती है। वो क्या होता है, वो हम्बल होता है, फेथफुल होता है, कमिटेड होता है। ये आप किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी जॉब में अगर कामयाब आदमी को देखेंगे तो आपको ये क्वालिटी उनके अंदर दिखती है। अपने काम के प्रति मैड होता है, वो अपना काम उसे कंप्लीट करना होता है। फायर, आग का गोला। होमवर्क करता है, तैयारी करके आता है कि मुझे नेक्स्ट डे में क्या करना है। उसका एक वर्किंग शेड्यूल होता है, वर्किंग प्लान होता है। लर्नर होता है, लिसनर होता है। फियरलेस फ्रॉम फेल्यूर, फेल्यूर से डरता नहीं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। केयरिंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए उनका ध्यान रखता है कि ऐसा ना हो कि उसके काम में किसी का नुकसान हो जाए, किसी सिस्टम का नुकसान हो जाए, किसी व्यक्ति का नुकसान हो जाए। सीरियस टू हिज वर्क, विजन फॉर फ्यूचर, उसके पास फ्यूचर फ्यूचर का विजनरी होता है वो। चेंज हिमसेल्फ फॉर सक्सेस, अगर कामयाब होने के लिए उसको अपने आप में बदलाव लाना है तो वो लाता है। एक्साइटेड होता है, कीन एंड सीकर होता है। सेल्फ मोटिवेटेड होता है, प्रेस फॉर गुड थिंग्स, अगर वो किसी भी व्यक्ति को देखता है कि वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रेज करता है। डिसीजन मेकर होता है, डिसीजन लेने वाला होता है, ऐसा नहीं मम्मी से पूछ के बताऊंगा, भाई से पूछ के बताऊंगा, पड़ोसी से पूछ के बताऊंगा। और सबसे अच्छी खासी बात यह है कि आप दुनिया के जितने भी कामयाब लोगों को देखेंगे 99.9% वो लोग
कम सोने वाले होते हैं, मात्र 5 घंटे से 6 घंटा मैक्सिमम, इससे ज्यादा कोई नहीं सोता है। कई लोग तो मैं जानता हूं जिनको 3 से 4 घंटे मात्र सोते हैं 24 घंटे में। और अपने में बदलाव लाके परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने वाला होता है। परिस्थितियां किसी के अनुकूल नहीं होती हैं, परिस्थितियां सबके प्रतिकूल होती हैं। उसके साथ भी होता है, लेकिन वो अपने अंदर बदलाव लाता है और उन्हीं परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है। ध्यान रखिए, आपने सब अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कामयाब व्यक्ति के अंदर क्या क्या चीजें नहीं भी होती हैं, फिर भी वो कामयाब होता है। हो सकता है उसके अंदर टैलेंट आपसे कम हो सकता है उसके पास एसेट बहुत ज्यादा ना हो सकता है उसके पास नॉलेज आपसे कम हो सकता है वो उसके पास एजुकेशन आपसे कम हो सकता है वो आपसे ज्यादा खूबसूरत ना हो सकता है उसकी एज आपसे कम हो या ज्यादा हो। ये सारी चीजों के बैरियर को तोड़कर वो कामयाब होता है, क्योंकि वो उसमें जो वो क्वालिटीज होती हैं जो ऊपर होती है, जो मैंने बताई हैं अभी। आज के नगले नेक्स्ट जो है, अगले टॉपिक चलते हैं, बिजनेस रूल्स। किसी भी बिजनेस को कामयाब करने के लिए किसी भी बिजनेस के कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं, चाहे वो एमएलएम हो गया या दूसरा बिजनेस हो गया। तो यहाँ पे एक माइंडसेट हमारे दिमाग में है कि हम लोग एमएलएम बिजनेस करते हैं, तो वो भी हमने बस को दिमाग में रख करके कुछ नियम बता रहा हूं मैं आपको कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप ईमानदारी अपने सिस्टम में रखेंगे, लोगों के साथ ईमानदार रहेंगे, तो इससे अच्छी कोई भी पॉलिसी कभी भी नहीं हो सकती है। हमेशा सच बोलिए, आप झूठ नहीं बोलिए, क्योंकि आप पब्लिक के बीच में हैं। अगर आप झूठ बोलने आपकी आदत है तो आप बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। नेवर चीट एनीबडी, लोगों को धोखा आप नहीं दे सकते, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आप हम पब्लिक के बिजनेस में हैं। नेवर प्ले विद मनी, ईगो एंड फैमिली, आप कभी भी किसी भी व्यक्ति के पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। उसने पैसे दिए ज्वाइनिंग के लिए, आपने पैसे खर्च कर दिए अपने सिस्टम के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। उसके आत्मसम्मान, हर व्यक्ति का आत्मसम्मान होता है, उसको चोट नहीं पहुंचाएंगे। हर ये फैमिली बिजनेस है। आप कई बार ऐसा होगा कि लोग अपने फैमिली को आपसे मिलवाएंगे, तो उनके प्रति आपके मन में एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, जैसे आपके अपनी फैमिली के बारे में होता है। नो बिजनेस इज एग्जिस्ट विदाउट इन्वेस्टमेंट, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है दुनिया का जिसमें जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो। तो कुछ लोग जब हम बिजनेस बताने जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट के बिना कोई बिजनेस ही नहीं होता है। ठीक है। सक्सेस नीड्स एजुकेशन, कामयाबी चाहती है एजुकेशन। आपको एजुकेटेड अपने आप को करना पड़ेगा उस सिस्टम के लिए, उस बिजनेस के लिए जो आप करने वाले हो। ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब कई बार काम करने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इस बात की चिंता किए बगैर कि हम हारेंगे जीतेंगे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, और ये सारी चीजें जब आप करोगे तो आपके काम में एक्यूरेसी आएगी। मतलब ये कि आपको कामयाब होने के लिए प्रोफेशनल होना पड़ेगा। ट्रस्ट ओनली ऑन योर सेल्फ, बिजनेस का नियम है कि आपको अपने आप पे भरोसा करना चाहिए। डू योर वर्क, करेक्ट योर वर्क, अमेंड योर सेल्फ एंड कीप प्रोग्रेस। डोंट एफ्रेड फ्रॉम मिस्टेक एंड फेलियर्स, आप गलतियां हो जाएंगी, हम कामयाब नहीं होंगे, इस बात के लिए जो डर है आपके मन में, आपको उसको निकालना पड़ेगा। शुरुआत में कुछ लोग आपके ऊपर हंसते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, वो चाहते हैं कि आप क्विट कर जाओ, आप छोड़ के भाग जाओ, आप हार मान लो। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो वो सब कुछ है। और लेकिन यदि आप काम करते रहते हो, धीरे धीरे कामयाब होते हो, तो वही लोग आपको फॉलो करते हैं और बाद में आप ही की मोटिवेशनल स्टोरी बताते हैं अपने लोगों को। देयर इज ऑलवेज योर सीनियर बिहाइंड यू, आप कोई भी काम करते हैं, कोई ना कोई आपका गुरु, आपका सीनियर जरूर होता है। उसकी ताकत, उसकी सोच आपके साथ होती है कि ताकि आप कामयाब हो जाओ। आपको हमेशा उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। आप उसको ओवरटेक कर सकते हो, आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने एजुकेशन से, प्रैक्टिस से आप उसको ओवरटेक कर सकते हो, उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हो। लेकिन उसके साथ कभी आपको जेलस नहीं रखना चाहिए। वेन एवर यू फेल, आप जब भी फेल हो जाते हो, मतलब आपका कोई टास्क पूरा नहीं होता है, तो आपको ये एनालाइज करना चाहिए कि मिस्टेक कहाँ हो गई है। ये अपने सीनियर के साथ बैठ करके या अपनी टीम के साथ बैठ करके हमेशा जरूर सोचना चाहिए। लेकिन इस सोच के साथ एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी गलती हो। 10 में से एक बार ऐसा भी होगा कि जब कुछ भी गलत नहीं होगा, वहां पे सिस्टम को फेल होना ही था। यानी कि आप किसी को प्लान देने के लिए गए, उसको जुड़ना ही नहीं था। आपने पूरी कोशिश कर ली, हर हर बार ये जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को दोषी माने कि नहीं, इस बार भी मेरी गलती ही हुई होगी।
10 बार में से एक बार ऐसा भी होगा कि आपकी गलती नहीं भी होगी। तो ना तो हर बार ये मानना है कि मैं कभी गलती नहीं कर सकता, और ना ही ये मानना है कि मैं ही हमेशा गलती करता हूं। हर कंपनी का, हर सिस्टम का एक राइट स्ट्रक्चर होता है कि किस स्ट्रक्चर पे काम करके हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। आपको, हर कंपनी का ये अलग होता है, आपको अपनी कंपनी का समझना चाहिए और उसी स्ट्रक्चर में काम करना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए मुश्किलें हो जाएंगी। असंभव नहीं होगा, बस मुश्किलें हो जाएंगी, दिक्कत होगी, थोड़ा देर से आप पहुंचेंगे। डोंट एक्सपेक्ट टू मच किसी भी व्यक्ति के साथ। आप ये मत सोचिए कि वो व्यक्ति करेगा। आप जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं लोगों से रखेंगे तो आप ट्रबल में अपने आप को पाएंगे। आप क्रिप्टो रूल्स, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी क्रिप्टो में मार्केट में काम करने के लिए आपको कुछ चीजें जरूर पता कर लेनी चाहिए उसके बारे में। लोग कहते हैं कि कौन सा क्रिप्टो परचेस करें, किस सिस्टम पे काम करें। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए कौन कौन से एक्सचेंज में वो क्रिप्टो है। कम से कम 2 एक्सचेंज में तो जरूर हो। दूसरी चीज कि कौन से ब्लॉकचेन पे वो काम कर रहा है, किसी अच्छे ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है या खुद के ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, किस ब्लॉकचेन पे वो काम कर रहा है। चेक टोकोनॉमिक्स, आप टोकोनॉमिक्स चेक कीजिए उस, और वो टोकोनॉमिक्स उस ब्लॉकचेन में आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। अच्छा प्रोजेक्ट वही है जिसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। मैक्सिमम सप्लाई जो है वो मॉडरेट होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मार्केट के जो अच्छे अच्छे क्वाइन हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा भी उसके बारे में, कि आपको ये देखना है कि ज्यादातर जितने भी अच्छे क्वाइन हैं इस दुनिया के, उनकी टोटल जो सप्लाई है वो मिलियन से लेके बिलियन के बीच में होती है। तो इसको आपको नोटिस रखना है, ध्यान में रखना है। फंडामेंटल क्वाइन पे ही आपको काम करना चाहिए या निवेश करना चाहिए, और उसके जेन्युइन यूज केस मार्केट में होने चाहिए। टेक्नोलॉजी अगर लेटेस्ट है तो बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी है तो बहुत तो भी अच्छी है। और अगर जेन्युइन, कम से कम जेन्युइन टेक्नोलॉजी जरूर होनी चाहिए। जैसे हम सब जानते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ शायद बिटकॉइन काम नहीं करता है, सबसे पुराना बिटकॉइन है, मदर कॉइन बोलते हैं, लेकिन वो एक जेन्युइन टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है। कॉइन के कितने होल्डर्स हैं मार्केट में, और वो होल्डर रियल होल्डर है कि नहीं, ये आपको पता करना है। कैसे पता करना है, हमारे मॉर्निंग सेशन में अगर ये आप रेगुलर आएंगे तो इसको बहुत आसानी से पता कर पाएंगे। टोटल ट्रांजैक्शंस कितने हैं। टोटल ट्रांजैक्शन किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट के जो होल्डर होते हैं उससे कम 6 से 10 गुना होने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि हमारी कंपनी के होल्डर कितने हैं। हमारी कंपनी के होल्डर लगभग 1 लाख हम मान लेते हैं, जो कि ब्लॉकचेन में दिखता है। तो वहां पे ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं तकरीबन 90 गुना ज्यादा। मार्केट कैप, किसी भी प्रोजेक्ट का मार्केट कैप क्या है, किसी क्रिप्टो का मार्केट कैप क्या है, एक्चुअली मार्केट कैप से ही उसकी रेटिंग होती है। मार्केट कैप सबसे ज्यादा इस दुनिया में बिटकॉइन का है। मुझे जहां तक याद है लगभग 66% है ये। 24 आवर का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है, जिससे हमको मालूम पड़ता है कि मार्केट में वो जो कॉइन है वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। इट शुड बी इन योर डिसेंट्रलाइज वॉलेट। ये जो आपका क्वाइन है, क्या आप अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में उसको ट्रांसफर कर पा रहे हो, या जिस एक्सचेंज में ट्रेडिंग होता है वहां पे आप ट्रांसफर करके उसको रख पा रहे हो, एक्सचेंज में उसको आप खरीद पा रहे हो, बेच पा रहे हो, ये कर पा रहे हो तो वो क्वाइन अच्छा है। क्या आप उसको स्वैपिंग कर पा रहे हो, यूएसडीटी में, बीएनबी में, या दुनिया की टॉप 20 करेंसी के अंदर आप उसको स्वैप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सॉरी, यहाँ पे यूएसडीटी की जगह पे यूएसडीआर लिख गया है, वो लिखने की गलती है। आप लोग इसे यूएसडीटी कर लीजिएगा। आज जब आप वेबसाइट खोलते हो किसी क्रिप्टो करेंसी की, तो आपको उसमें व्हाइट पेपर मिलता है, रोड मैप मिलता है। आपको चेक करना है व्हाइट पेपर में क्या लिखा है, रोड मैप में क्या है। रोड मैप ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको चेक करना आसान भी होता है। पिछले दिनों में, यानी कि पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में कंपनी ने जो रोड मैप में बनाया हुआ था, क्या वो सब कुछ किया है। अगर किया है तो इस बात की संभावना है कि आगे भी करेगी। क्रिप्टो मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी ऑडिट रिपोर्ट जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि देखिए हम और आप कितना भी चेक कर लें, हम और आप बहुत बड़े इंजीनियर और पीएचडी होल्डर नहीं है, लेकिन ऑडिट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिट कंपनी, जैसे सर्टिक हो गया या और भी दूसरी ऑडिट कंपनियां हैं, जिसमें कॉइन मार्केट कैप एक गो प्लस सिक्योरिटी लैब की ऑडिट रिपोर्ट को चेक करती है। और अक्सर उसमें लिखा भी होता है, गो प्लस से उसने जो है उसको चेक करवा के इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया हुआ है। तो हमको ऐसी ऑडिट रिपोर्ट की भी रिपोर्ट चेक कर लेनी है, जिससे हमको सिस्टम के बारे में मालूम पड़ता है।
उसके जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्या आप ब्लॉकचेन में उसको ट्रेस कर पा रहे हैं कि प्रैक्टिकली हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसका ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है, केवल वेबसाइट में हम देखते हैं और सोच लेते हैं कि इसका ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन वो सब फेक है, मीम कॉइन है। किस इकोसिस्टम पे काम कर रहा है? इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा सिस्टम है जो उस क्रिप्टो क्वाइन को वर्किंग मॉड्यूल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और जिससे धीरे धीरे उसका रेट बढ़ने लगता है, और फ्यूचर तक उसकी उम्मीद होती है कि ये बहुत ज्यादा हाई रेट पे पहुंचेगा, या इसके यूज केस लगातार बढ़ते जाएंगे, इसकी डिमांड बढ़ाएगी बढ़ेगी। और एक सिस्टम होता है जिसको हमको कहते हैं बर्निंग। बर्निंग क्रिप्टो करेंसी का बहुत जरूरी और कंपलसरी, 100% कंपलसरी पार्ट नहीं है, लेकिन अगर बर्निंग पार्ट किसी सिस्टम में लगा है तो उसकी सप्लाई को कम करता है। तो यहाँ पे डिमांड को बढ़ाना और सप्लाई को कम करना, जिससे उसका रेट बढ़ता है। तो ये सब चीजें यदि किसी सिस्टम में, तो हम कहेंगे कि वो सिस्टम एक अच्छे इकोसिस्टम पे काम करता है। पब्लिक रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं कॉइन मार्केट कैप में, सोशल मीडिया में, कि उसके बारे में क्या लोग बता रहे हैं, बुलिश है कि बियरर है। और मैं दूसरा पॉइंट बताता हूं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, आप सब लोगों को पर्सनली ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे दो तरीके की होती हैं। जब आप किसी वॉलेट को डाउनलोड करते हो और उसमें अपने कॉइन को रखते हो, तो दो तरह की होती है, एक होती है प्राइवेट की और एक होती है पब्लिक की। प्राइवेट की वो होती है जिसको हम लोग आमतौर पे सीड फेज भी कहते हैं, सीक्रेट फेज भी कहते हैं, और न्यूमेटिक फेज भी कहते हैं। तो न्यूमेरिक फेज जो है, ये आमतौर पे 12 शब्दों का हो सकता है, 18 या 24 का भी हो सकता है। आपको ध्यान ये रखना है कि आप कभी भी उस जो 12 शब्द हैं उनकी फोटो नहीं लेंगे, अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से फोटो नहीं लेंगे, स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे। उसको आप व्हाट्सएप या जीमेल, जब फोटोशॉप लेंगे नहीं तो व्हाट्सएप जीमेल करने का प्रश्न ही नहीं होता है, व्हाट्सएप नहीं करेंगे उसको, किसी को जीमेल नहीं करेंगे। मैनुअली लिख करके भी आप उसको अपने कंप्यूटर और मोबाइल पे नहीं रखेंगे, कभी किसी के साथ उसको शेयर नहीं करेंगे। आप कभी भी मार्केट में जाके उसका प्रिंट नहीं लेंगे, उसकी फोटो कॉपी नहीं लेंगे, क्योंकि उसका प्रिंट लेने के लिए आपको उसका फोटो खींच के दुकानदार को भेजना पड़ता है, और वो दुकानदार उसकी फोटो अपने मोबाइल में लैपटॉप में सेव करता है, उसके बाद प्रिंट निकालता है। यानी कि अगर वो दुकानदार जानकार, थोड़ा भी जानकार है क्रिप्टो करेंसी का, तो आपने सीड फेज उस दुकानदार को दे दिया। तो इसलिए आप उसका प्रिंट या फोटोकॉपी नहीं लेंगे मार्केट से। अगर आपके पास अपने घर में खुद कंप्यूटर या प्रिंटर है तो आप उसका प्रिंट ले सकते हैं, और कंप्यूटर में अभी आप तभी रखेंगे जब आप कंप्यूटर आपका इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा। ध्यान रखिए, आपका मोबाइल जिस ब्रांड का है, मान लिया एग्जाम्पल के लिए, मान लिया मेरा फोन रियलमी फोन है, और ये फोन मेड इन चाइना है या मेड इन ताइवान है, तो आप रियलमी फोन में इंटरनेट अगर ऑन करते हैं तो आपने फोटो या स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, लिख करके रखा है, व्हाट्सएप किया है, जीमेल, ऐसा कुछ भी किया है, तो रियलमी कंपनी के लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। मैं ये गारंटी के साथ नहीं है बोल रहा हूं कि वो लोग देख ही लेंगे आपका, लेकिन वो लोग देख सकते हैं, उनके पास इतनी अथॉरिटी है, इतनी पावर है, जो आपके फोन में पहले से सेट करके रखी हुई है। ओरिजिन ऑफ द कंपनी और कंट्री, जिस कंट्री का वो फोन बना है, वो उस कंट्री के लोग भी उसको देख सकते हैं। मार्केट में आपका क्वाइन चोरी हो सकता है, इसलिए प्राइवेट की आपको इस तरीके से नहीं रखनी है। आपको बिल्कुल आसान और एक लाइन में उसका तरीका है। आप एक अच्छी सी डायरी या सामान्य पेपर पे उसको लिखिए और अपने सेफ या लॉकर में संभाल के रख लीजिए। नेवर पेस्ट एनी लिंक, आप कभी भी कोई लिंक आपके व्हाट्सएप पे या कोई भेज देता है आपको कि इसको ट्रस्ट वॉलेट में कर लीजिए, आपकी कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपको इतने यूएसडीटी मिल जाएंगे, इतना रिवार्ड मिल जाएगा, आप उसको कभी भी ट्रस्ट वॉलेट में पेस्ट नहीं करेंगे अगर वो लिंक किसी ट्रस्ट वर्दी यानी कि भरोसेमंद व्यक्ति ने आपको नहीं भेजा है। भरोसेमंद व्यक्ति कौन होता है? भरोसेमंद व्यक्ति हमारा रिश्तेदार नहीं होता है, बल्कि भरोसेमंद व्यक्ति वो होता है जिसको आप कम से कम जानते हैं, और उसके बारे में इतना जानते हैं कि वो एक तो आपका हितैषी है, और दूसरा वो जानकार है, क्रिप्टो करेंसी का जानकार है। ये दो क्वालिटी अगर किसी में है तो वो आपके इस सिस्टम के लिए वर्दी, ट्रस्ट वर्दी है। और उसी का भेजा हुआ लिंक जरूरत पड़ने पर या उससे फोन पे बात करके कंफर्म करने पर, भाई इसमें कोई नुकसान तो नहीं होगा, तभी आप उसको लिंक को ट्रस्ट वॉलेट में कहीं पेस्ट करेंगे। अदरवाइज किसी भी लिंक को कभी ना तो टच करेंगे और ना ही ट्रस्ट वॉलेट में पेस्ट करेंगे।
अदरवाइज बहुत सारी स्कैमर इस तरीके के लिंक मार्केट में बना देते हैं, जिसको आमतौर पे जो लोग जानकार नहीं होते हैं वो सोचते हैं कि इसको लिंक को पेस्ट कर देंगे हमको $1,000 मिल जाएगा, लेकिन उनके ट्रस्ट वॉलेट में रखा हुआ क्वाइन वो लोग निकाल सकते हैं। आप उनको कहीं ना कहीं अथॉरिटी दे देते हैं। सारे लिंक में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो बड़े बड़े स्कैमर हैकर हैं वो लोग ऐसा लिंक तैयार करते हैं जिससे ये हो जाता है। तो आपको बिल्कुल अपना एंटीना ऑन रखना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आपके साथ फ्रॉड ना हो। अगर आपको कभी डाउट हो जाए कि आपके क्वाइन कोई निकाल रहा है, कोई चोरी कर रहा है, आपका बीएनबी निकल गया, आपका यूएसडीटी निकल गया, आपका मिस्टर मिंट निकल रहा है आपके वॉलेट में से, तो क्या करना है? आपको उस वॉलेट में से अपना यूएसडीटी और बीएनबी तत्काल निकाल लेना है। आपको तुरंत एक दूसरा नया वॉलेट बनाना है और इन सबको निकाल के वहां ट्रांसफर कर लेना है। आपके पास जितने भी क्वाइन है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑल द क्वाइन, सभी क्वाइन उसमें से निकालने हैं जो आपने परचेस किए हैं या आपको कहीं से मिले हैं, और उस वॉलेट में ट्रांसफर कर लेना है जो आपने नया बनाया है। एक होती है पब्लिक की वो होती है जिसको हम लोग आमतौर पर रिसीविंग एड्रेस या रिसीविंग क्यूआर कोड बोलते हैं। ये आप सभी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, सबको भेज सकते हैं। इस की में या ये जो लगभग 40 अल्फाबेट न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, तो ये जो नंबर है इसमें सिर्फ लोग आपके एड्रेस में क्वाइन को भेज सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए इसका नाम पब्लिक की है। आप पब्लिक की सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें आप फंडामेंटल कॉइन रख सकते हैं, और उसको डाइवर्सिफाई कीजिए, अलग अलग क्रिप्टो करेंसी में अपने पास रखिए, भले थोड़े थोड़े रखिए लेकिन अलग अलग रखिए। मार्केट का एक बहुत आसान सा नियम है, एक लाइन का, कि आप जब लो कॉस्ट हो तो खरीद लीजिए, 4 से 8 साल उसको सेव कीजिए, और जब रेट हाई हो तो उसको सेल कर दीजिए। यहाँ 4 से 8 साल क्रिप्टो करेंसी को क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में एक बुल रन और एक बियर मार्केट आती है। तो आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि 4 साल में एक बार जरूर आती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके क्रिप्टो करेंसी होल्ड करने में आपको अच्छा बेनिफिट मिले, तो आपको बुल रन का वेट करना चाहिए। और ये 4 साल का जो साइकिल है, जरूरी नहीं है कि हर 4 साल में सेम डे में 4 साल के बाद सेम डे पे आएगा। ये हो सकता है कि 3 साल में आ जाए, 2 साल में आ जाए, 1 साल में आ जाए, या 4 साल में भी ना आ पाए तो 4 साल की अगली साइकिल से पहले जरूर आएगा। ऐसा देखा गया है। इसीलिए आपको किसी भी कॉइन को जब आप परचेस करते हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो आपको वहां पे ये मान के चलना चाहिए कि हमको इसको 4 से 8 साल के लिए होल्ड करना है। इन्वेस्ट ओनली योर एक्स्ट्रा मनी। आपके पास कोई ऐसा पैसा है जिसकी आपको तत्काल में आवश्यकता नहीं है, वही आपको मार्केट में निवेश करनी चाहिए, जिसका एस्पेक्ट रिटर्न अगर आपको 4 साल बाद या 8 साल बाद मिलता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपके घर के काम रुकने नहीं वाले हैं। तो इतना ही पैसा आपको सिस्टम में निवेश करना चाहिए। मार्केट करेक्शन क्या होता है? मार्केट करेक्शन का मतलब ये हो गया कि ऐसा कहा जाता है कि हर साल 2 साल में या 4 साल में एक बार मार्केट करेक्शन भी जरूर आता है। मार्केट करेक्शन में क्या होता है, जैसे आप कोई कॉइन मार्केट में आया, बहुत सारे लोग उसमें निवेश करने लगते हैं, जिसमें जेन्युइन इन्वेस्टर भी होते हैं, बड़े इन्वेस्टर भी होते हैं, बड़ी बड़ी वेल होती हैं जिनके पास बहुत अकूट धन संपत्ति है, वो लोग भी निवेश करते हैं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो मार्केट को जज करते हैं, पता करते रहते हैं कि अब गोल्ड का प्राइस हाई जाने वाला है। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक जगह से पैसा अपना निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, अब गोल्ड में निवेश करते हैं। अगर उनको ये मालूम हो जाए, उनको अंदाजा लग जाए कि शेयर मार्केट में अच्छी बढ़त आने वाली है, तो वहां से पैसा निकाल के अब वो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर जब स्विच करते हैं, तो आपने जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है उस प्रोजेक्ट का रेट, यानी कि उस कॉइन का रेट अक्सर नीचे भागने लगता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जारे जहां पे सारे भागने वाले इन्वेस्टर भाग के चले जाते हैं और जेन्युइन इन्वेस्टर सिस्टम के साथ रुक जाते हैं। इस पूरे टाइम पीरियड को कहते हैं करेक्शन पीरियड। तो यहाँ पर जितने लोग काम करने वाले हैं सिस्टम के साथ, जितने लोग सिस्टम के साथ फेथफुल हैं, विश्वसनीय हैं, वो सब लोग सिस्टम के साथ रुके रहते हैं और वहां पे ट्रेडिंग करते हैं। अपने डेली के हिसाब से वो लोग ट्रेडिंग करते हैं, बाई और सेल कर रहे होते हैं। तो वहां पे जो रेट आकर के रुक जाता है उसे कहते हैं करेक्शन।
तो ये करेक्शन हमको समझना चाहिए कि मार्केट का करेक्शन होने के बाद आमतौर पे ये नीचे जाता है, नीचे जाकर के रुकता है, लेकिन कभी कभी ऊपर भी जा सकता है। तो मार्केट का करेक्शन होने के बाद जो रेट होता है वो एक स्टेबल रेट होता है। वहां से मार्केट धीरे धीरे अपने आप को स्टेबल करती है, और जेन्युइन इन्वेस्टर जो लोग बाहर से ये वॉच कर रहे होते हैं कि इसका मार्केट करेक्शन हो जाए उसके बाद हम निवेश करेंगे, तो धीरे धीरे वो लोग भी एक जेन्युइन तरीके से सिस्टम में आने लगते हैं, और वहां से धीरे 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 करके रेट चढ़ने लगता है। इसके लिए आपको लगभग ज्यादा से ज्यादा 4 से 7 साल का हो सकता है वेट करना पड़ जाए, और हो सकता है मार्केट करेक्शन 1-2 साल में भी दिख सकती है। अब मैं मार्केट के कुछ अच्छे कॉइन के बारे में बताता हूं आपको। जैसे बीटीसी की टोटल सप्लाई 21 मिलियन है, मैक्स सप्लाई 21 मिलियन है, टोटल सप्लाई उसमें से 19 मिलियन आ चुकी है मार्केट में, और नेक्स्ट कुछ सप्लाई अगले 100 सालों तक आती रहेगी। इथेरियम की जो टोटल सप्लाई है लगभग 120 मिलियन है, बीएनबी की 140 मिलियन है, एक्सआरपी की 1 लाख मिलियन है, सोलाना की 601 मिलियन है, ट्रॉन की 94 मिलियन है, और मिस्टर मिंट क्वाइन की 660 मिलियन है। दोस्तों यहां से मालूम पड़ता है कि जिस क्वाइन की टोटल सप्लाई ज्यादा होती है उसका रेट कम होता है। यानी कि अगर हम एक्सआरपी को यहाँ पे देखें तो एक्सआरपी की सप्लाई यहाँ पे सबसे ज्यादा है, 1 लाख मिलियन है, और इसका रेट लगभग लगभग $2 चल रहा है। और यहां से अगर हम कंपेयर करते हैं मिस्टर मिंट टोकन को, तो हमारी सप्लाई उससे बहुत कम है, 660 मिलियन है, और हमारा रेट अभी 0.04 चल रहा है। यानी कि हम एक्सआरपी को बहुत आसानी से बहुत कम समय में बीट कर सकते हैं, यानी कि बहुत कम समय में हम $2 पार कर सकते हैं। मोटा मोटा हमको अनुमान यहाँ पे ऐसा देखने में समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्रिप्टो को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसका रेट क्या है और लगभग लगभग वो कहां तक जाएगा। तो दोस्तों ये हुआ क्रिप्टो मार्केट के कुछ रूल्स, कुछ नियम। अब हम एक बात बताते हैं कि नेटवर्कर फेल क्यों होता है। दोस्तों नेटवर्कर कभी फेल नहीं होता है, जो फेल होता है वो नेटवर्कर ही नहीं होता है। उसको ये भ्रम जरूर होता है कि मैं नेटवर्कर हूं, या नेटवर्कर के बनने के प्रोसेस में जब आप नेटवर्कर अपने आप को कन्वर्ट कर रहे होते हो, जब आप नेटवर्किंग सीख रहे होते हो, तो हो सकता है कि आप फेल हो जाओ, लेकिन अगर आप नेटवर्कर हो तो आप फेल नहीं हो सकते हो। ठीक है। तो उस प्रोसेस में क्या गलतियां हो सकती हैं, क्या होता है। देखो चार चार पिलर होते हैं, जैसे मैं अक्सर बताता हूं, कंपनी, प्रोडक्ट, आपका एलओएस, और स्वयं आप खुद। इन चारों में से एक भी अगर डामाडोल हो गया तो आपके फेल होने की संभावना 100% बढ़ जाती है। जैसे मकान कोई भी होता है 4 पिलर पे खड़ा होता है, अगर एक पिलर टूट जाएगा तो मकान स्थायी नहीं रहेगा, वो कभी भी गिर सकता है। दूसरी चीज है, लोग फेल क्यों होते हैं, जो अपना दिमाग लगाने लगते हैं। दूसरा, इसके बारे में कहावत कही जाती है, अपना पहिया बनाना। हम सब जानते हैं कि हमारा जो गाड़ी है उसका पहिया गोल होता है, लेकिन कोई ये कहे कि नहीं हम अपना चौकोर पहिया बनाएंगे, तो चलेगी गाड़ी? गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो अपना दिमाग मत लगाइए, एक मार्केट में काम करने का सिस्टम है, तरीका है, उसको आप अपने सीनियर से पूछिए और उस सिस्टम पे काम कीजिए। डोंट रेडी टू चेंज एंड लर्न। आप अपने आप को बदलने को और कुछ सीखने को अगर तैयार नहीं हो तो आपका फेल होना निश्चित है। दुनिया का सबसे समझदार आदमी अपने आप को मान लेना कि मैं सबसे समझदार आदमी हूँ, ये सब लोग मुझे जो बता रहे हैं इनके हिसाब से काम नहीं होगा, मैं अपने हिसाब से काम कर लूंगा। नॉट इंक्रीजिंग द नॉलेज अबाउट द कंपनी, प्रोडक्ट एंड ओएस। आप अपने सीनियर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में यदि नॉलेज इकट्ठा नहीं कर रहे हो तो आपके लिए मुश्किल होने वाली है। आपकी लिस्ट बहुत छोटी है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपके अंदर पेशेंस की कमी है, फेथ की कमी है, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं सिस्टम पे, फेथ पे, मतलब अपने एलओएस पे, तो भी आपके लिए बहुत सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। लैक ऑफ विजन और ड्रीम विजुअलाइजेशन। आपका विजन अगर नहीं है, ड्रीम विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। कोई क्या कहेगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यदि आप ये सोचते हैं कोई क्या कहेगा, तो कोई तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेगा। यदि आप काम नहीं करोगे तो भी कहेगा, और करोगे तब भी कहेगा। तो लोगों की चिंता करना छोड़ दीजिए। ईगो, कुछ लोगों का ईगो होता है कि उनको काम नहीं करने देता है। इसके बारे में मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस विषय पे, ईगो के बारे में। लैक ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का ना लेना, अपने अपलाइन से जेलस रखना, या दूसरे काम करने वाले लोगों से जेलस रखना। बैड लिसनर, जो दूसरों की बात नहीं सुनता है, सिर्फ अपनी अपनी बात कहता है। बैड रिलेशन, लोगों के साथ अच्छे संबंध ना बनाने वाला। ओल्ड एजुकेशन, पुरानी शिक्षा प्रणाली, आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जो एजुकेशन सिस्टम मार्केट में चल रहा था,
एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है, मैं आपको एक बहुत ही कामयाब व्यक्ति से आज मिलाने वाला हूं। दोस्तों, ये सब प्रोसेस बहुत पुराना हो चुका है। इस प्रोसेस से नहीं चलेगी बातें। आपको आज सच बोलना पड़ेगा लोगों के साथ। तो वो ओल्ड एजुकेशन सिस्टम मार्केट में काम नहीं करेगा। और एक्सपीरियंस, आपके पास कोई पुराना एक्सपीरियंस चल रहा है कि मेरे चाचा जी काम करते थे, एक कंपनी आई थी, उसमें उनका नुकसान हो गया, वो काम नहीं कर पाए, इसलिए आपने ये मान लिया कि मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह की चीजें आप लेकर के चल रहे हैं तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। सब कंपनियों को एक जैसा समझने की गलती। सब कंपनियां, अरे वो कंपनी आई थी, वो कंपनी भी ऐसी थी। मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों को जो अपने आप को नेटवर्कर कहते हैं और ये कहते हैं कि वो कंपनी भी ऐसी थी, सब कंपनियां ऐसी होती हैं, सब कंपनी के प्लान एक से होते हैं। दोस्तों, जैसे फिंगरप्रिंट दुनिया के हर आदमी के अलग होते हैं, वैसे ही दुनिया की हर कंपनी अलग होती है। तो ये समझना कि सारी कंपनियां एक सी हैं मतलब आप नेटवर्कर हैं ही नहीं। दोबारा प्रयास ना करना। देखो, नाकामयाब सभी लोग होते हैं, कामयाबी की दौड़ में सभी लोग पास नहीं होते हैं। लेकिन दोबारा प्रयास ना करना एक मतलब एक बहुत बड़ा फेल्यूर है। केवल दूसरों के भरोसे बैठ जाना, अपने जीवन को पूरी तरह सुरक्षित समझना। कुछ लोग अपने छोटे से जॉब बिजनेस में इतना खुश हैं कि उसके अलावा कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, तो आपका इस सिस्टम में फेल होना कन्फर्म है। पीएमएफ को ना जानना, प्राइमरी मोटिवेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं जिसके लिए सभी लोग काम कर रहे हैं, यदि आप उनको नहीं समझते हैं तो आपका फेल होना तय है। असफलता पर मंथन न करना, खुद को या किसी को दोषी मान लेना हर बार। सेल ना करना, बिजनेस का मतलब है सेल, सेल ना करना। गैर जरूरतमंद लोगों की बातों पर आपको गौर करना। ऐसा व्यक्ति जिसका आपके सिस्टम के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो आपके ऊपर टोन कसता है, मजाक बना देता है, तो ऐसे लोगों को आप बहुत सीरियसली ले लेते हैं कि अरे उसने ऐसा कर दिया, अब मैं ये काम नहीं करूंगा। अरे वो आदमी होता कौन है आपकी जिंदगी को दखलंदाजी करने वाला? आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है, आपको ऐसा मानना चाहिए। ऐसे गैर जरूरतमंद लोगों की बातों पर गौर नहीं करना चाहिए। अपने अपलाइन से दूरी बना करके रखना, या जब मिलते हैं केवल शिकायतें करते रहना, या उनकी हंसी बनाना, उनको सम्मान न देना, उनकी बातों का बुरा मान जाना। दोस्तों, कोई आपका सीनियर आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देता है, इसलिए उनकी बातों का बुरा आपको नहीं मानना चाहिए। हमेशा यही मानना कि मेरी परिस्थितियां खराब थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सही एजुकेशन नहीं दिलवाया, मुझे अच्छा गुरु नहीं मिला, मेरी परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, मेरे घर में ऐसा था, मेरे पास घर नहीं था। दोस्तों, जो लोग कामयाब होते हैं उनके पास भी कई बार ऐसा नहीं होता है। तो अपनी परिस्थितियों को दोष देना, ये भी जो है आपके फेल होने का बड़ा कारण होता है। वीकनेस ऑफ अनसक्सेसफुल पर्सनल, उसकी खास बातें ये होती हैं कि वो साफ बात ना करने वाला होता है। मतलब कभी भी वो साफ साफ बातें नहीं करता है, घुमा फिरा के बातें करता है। अपने काम को जस्टिफाई नहीं कर पाता है, यानी कि वो जो कर रहा है वो यही नहीं बता पाएगा कि वो कर क्यों रहा है। इसका इरादा कमजोर होता है, विपरीत परिस्थितियों में मुकर जाता है, टूट जाता है, छोड़ देता है सिस्टम को, त्याग पत्र देता है, हमसे नहीं होगा भैया, अब हम नहीं कर सकते, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये अनसक्सेसफुल पर्सन की खास आदत है। अपनी जीवन शैली में, अपनी सुविधा में कोई खलल नहीं होने देना चाहता है। उसे वो आराम से पड़ोसी को सफलता मिल जाए, वो हमेशा जिंदगी भर इस बात की उम्मीद लगाए बैठा होता है। उसके सारे सपने मर चुके हैं। वो अपनी कामचोरी से संतुष्ट है, समझ लीजिए, परिवार के सपनों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। ठीक है। असफल होने का बहुत भारी डर होता है। एक नाकामयाब आदमी को सबसे बड़ा डर ये होता है, कहीं असफल हो गया तो क्या होगा। वो अपने आप को बदलना या कुछ भी नया सीखना नहीं चाहता है। वो ये अपने आप को दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी मानता है। वो अपनी जिंदगी के कष्टों को बताने में या अपनी नेगेटिव बातों को बताने में बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है। वो हमेशा प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की लड़ाई में हमेशा प्रॉब्लम के साथ खड़ा रहेगा। एक टीवी गिर गया तो क्यों गिर गया, किसने गिराया, कब गिराया, कैसे गिरा सकता है। वो हमेशा प्रॉब्लम के साथ खड़ा रहने वाला मिलेगा आपको, बजाय सॉल्यूशन के साथ। उसका ईगो और स्टेटस बहुत बड़ा होता है। मैं ये सब नहीं कर सकता भैया, ये मेरे लेवल का काम नहीं है, अभी ये मुझे जानता नहीं है, उसने मुझे ऐसा बोल कैसे दिया। इसका स्टेटस बहुत हाई क्लास का होता है। इसके पास हर काम को ना करने का या अपनी नाकामयाबी को बता उसको छुपाने का एक बहुत बढ़िया ठोस बहाना जरूर होता है, वो तकिया कलाम होता है उसका। एक मैंने अक्सर सुना है लोगों के मुंह से,
यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। आप जयपुर चले जाओ, लोग कहते हैं यहाँ के लोग अच्छे नहीं है। दिल्ली चले जाओ, लोग कहते हैं यहाँ के लोग अच्छे नहीं है। इलाहाबाद में लोग कहते हैं यहाँ के लोग अच्छे नहीं है। नाकामयाब आदमी का बहुत बढ़िया तकिया कलाम है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं, दूसरे शहर में जाके काम करो। दूसरे शहर वाला यहाँ के काम कर रहा है, हमारे वाले दूसरे शहर में जाके काम कर रहे हैं। किंतु परंतु का सबसे बड़ा जंतु, हर बात में वो लेकिन, किंतु, अगर ऐसा हो गया, ये चीजें वो जरूर जोड़ेगा। पॉजिटिव बातें उसको बोर लगेंगी। महफिल में जब भी कोई सीनियर कुछ अच्छी बातें बता रहा होगा तो वो बोर हो जाएगा, उसे खराब लगेगा, वो अपने आप को असहज महसूस करेगा उस टाइम पे। कोई भी बड़ा मौका यदि उसको बताया जाए तो वो घबरा जाएगा, ये उसकी खास पहचान है। किसी की ना सुनने वाला, लेकिन अपनी बात बताना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपनी बातें जरूर बताएगा आपको, पहले मेरी सुनो, अपनी बात आपको बता करके रहेगा। या तो बहुत बड़ा प्लानर होगा, या बहुत मेहनती आदमी होगा वो, या वो केवल प्लान ही बना रहा होगा, काम नहीं कर रहा होगा, और या केवल मेहनत कर रहा होगा, प्लान नहीं बना रहा होगा, उसको कोई प्लानिंग नहीं होगी। किसी पर भरोसा ना करने वाला, बहुत ज्यादा सोने वाला, हर बात कल करेंगे। लड्डू खाने चलोगे, कल चलेंगे। घूमने चलोगे, कल चलेंगे। प्लान देने चलोगे, कल चलेंगे। वो हर बात कल पे, उसकी आदत तकिया कलाम है उसका, वो आज और अभी का उसको उसके उससे डिक्शनरी में नाम ही नहीं होता है। हर काम कल करेगा, परसों करेगा। अपनी परिस्थितियों के लिए हमेशा दूसरों को कोसने वाला, दूसरों का इंतजार करने वाला, वो आएंगे तब मैं जाऊंगा, अकेले नहीं जा पाएगा वो। निगेटिव मुहावरे और कहानियों और जो कहावतें होती हैं उसकी दुनिया में जीने वाला, अपनी परेशानियों पर गर्व करने वाला। जैसे लोग कहते हैं ना, अरे भैया हमको बीमारी ऐसी है जो अमीरों वाली है, वाह ये बड़ी अच्छी बात है। अपनी पुरानी असफलता की कहानी को पकड़े रहने वाला, यानी कि मैं एक बार घर से निकला था मेरे सामने, और मुझे ठोकर लग गई, मेरा घुटने में चोट आ गई, उसके बाद से मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। एक बार मैं साइकिल चला रहा था, मैं साइकिल सीख रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, तब से मैंने कसम खा ली कि आज के बाद साइकिल नहीं चलाऊंगा। मतलब इस तरह से वो अपनी सोच को बना करके चलता है। ये सब उसकी खास विशेषताएं होती हैं। दोस्तों, हम लोग मार्केट में काम करते हैं, मैं आज के लास्ट टॉपिक पे आता हूँ। हम लोग मार्केट में काम करते हैं तो कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, बिग ब्लंडर्स। इसको बिग ब्लंडर्स नाम दे रहा हूं कि बड़ी बड़ी गलतियां एक काम करने वाले व्यक्ति से हो जाती हैं, तो हमको ध्यान रखना है कि वो ना हो। तो उसमें सबसे पहले आता है स्टॉप ट्रेनिंग। अगर हम लोग ट्रेनिंग को लेना बंद कर देते हैं, या सीखना बंद कर देते हैं, या ये मान लेते हैं कि अब मैं सब कुछ जान गया हूं, दोस्तों यहां से एक बड़ी गलती होती है। या ये मान लेना कि मैं अपने स्टाइल से काम करूंगा, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मिस यूज एंड या फिर ओवर यूज ऑफ योर अपलाइन, अपने अपलाइन का मिस यूज करना या ओवर यूज करना। खुद प्लान ना देना, बल्कि सारा का सारा प्लान अपने सीनियर से दिलवाते रहना। ट्राई टू बिकम सुपरमैन, कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि अपने आप को सुपरमैन मान लेते हैं, अब सारा प्लान आज के बाद वही देंगे। ना वो अपने सीनियर को देने देते हैं, और ना अपने जूनियर से कभी कहते हैं प्लान दो। तो अपने आप को सुपरमैन मान लेना भी एक बड़ी गलती है, बड़ी ब्लंडर है। कट ऑफ रिलेशंस, अपने अपलाइन के साथ रिलेशन तोड़ देना, उनके साथ जेलस की भावना रखना, उनकी ना सुनना, ठीक है, उनके सुझाए हुए चीजों को ना समझना, या कोई भी आपके पास नया चीज आता है तो उनसे ना पूछना कि सर इसको कैसे किया जाए। कम से कम चर्चा जरूर करनी चाहिए आपको। तो वो रिलेशन तोड़ देना, संबंध तोड़ लेना, वो आपके लिए बहुत बिग ब्लंडर हो सकता है। अपने बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ना लेना, अपने आप को पूरी तरीके से प्रोफेशनल ना बनाना, आइडियल बनने का कोशिश न करना। 100%, आपको कामयाब होने के लिए 100% होना पड़ेगा। तो अपने आप को 100% बनने का प्रयास न करना कि हमने इतना कर लिया, इतना ही बहुत है। प्लान देने से पहले अपने सीनियर को एडिफाई ना करना, बल्कि उल्टा एडिफाई कर देना। हम लोग अक्सर प्लान देने अपने सीनियर को लेकर के जाते हैं, और एडिफाई दूसरे व्यक्ति को कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए कि ये प्रधान है, ये अगर हमारे सिस्टम में आ गए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बिल्कुल उल्टा एडिफिकेशन है, इसको कभी भी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा बिग ब्लंडर है। सही तरीके से ना मिलवाना, निगेटिव लोगों से अपने बिजनेस का बचाव ना करना, बेकार और असफल लोगों से सलाह ले लेना। ऐसे लोग जिनका आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, जो आपके बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं, उनकी बातों को बहुत सीरियसली लेना, उनकी सलाह मानना। खुद का इस बिजनेस में कोई इन्वॉल्वमेंट ही ना रखना, यानी कि आप इस सिस्टम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं,
खुद प्रोस्पेक्टिंग ना करना, अपनी लिस्ट को ना बढ़ाना और अपनी लिस्ट पे काम ना करना, ज्वाइन करके छोड़ देना, ये सोच लेना कि मैंने ज्वाइन कर लिया अब तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, फॉलो अप ना करना, बिजनेस का पूरा जो मॉड्यूल है उसको ना सीखना, चलते फिरते प्लान दे देना, कोई भी मिलता है प्लान दे देते हो, अपने बिजनेस को वैल्यू ना देना, कम महत्वपूर्ण बना देना, प्लान के बाद बहुत खुश हो जाना कि आपने प्लान दे दिया अब काम हो गया, अब आप डील भी नहीं कर रहे हो और डील किए बगैर चले जा रहे हो, ना तो ज्वाइनिंग कर रहे हो, ना उसको कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उससे कांटेक्ट भी नहीं ले रहे हो, उसको फॉलो अप भी नहीं कर रहे हो, बस प्लान दे दिया आपको लगता है काम पूरा हो गया। ये बड़ी बड़ी गलतियों में आता है। एसटीपी के दौरान कोई पीएमएफ की बात ना करना। आपको पता है कि पीएमएफ क्या है? कि हमारे जो एक नेटवर्कर होता है, एमएलएम में काम करने वाले लोग, उनका सपना है, प्राइमरी मोटिवेटिव फैक्टर्स। इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, आम आदमी जानता ही नहीं है, तो आपको एसटीपी के दौरान पीएमएफ के बारे में चर्चा जरूर करनी चाहिए। एसटीपी से पहले आपको क्यूरियोसिटी जगानी चाहिए कि अगर ये समझ कि तेरे पास पैसे आ गए तो क्या होगा, तो वहां से उसके सपने जागते हैं, उसको लगता है कि हाँ कोई सीरियस चीज मुझे अगर मिलती है तो मुझे करनी चाहिए। तो क्यूरियोसिटी ना जगाना, अपना खुद का कोई विश्वास, कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट ना होना। आप में दो दोस्तों, प्लान बाद में देखते हैं, आपका विश्वास, आपका एक्साइटमेंट, आपका कॉन्फिडेंस, ये ज्यादा लोग ऑब्जर्व करते हैं। बड़ा विजन ना रखना, बिजनेस को डेवलप करने के बजाय छोटी छोटी बातों में फंस करके अपना फोकस चेंज कर लेना, कि मेरा वहां पे झगड़ा हो गया, मेरा वहां पे कहा सुनी हो गया, मैंने बिजनेस पे ध्यान ही नहीं दिया। तो छोटी छोटी बातों में फंस करके आपने अपना कैरियर बर्बाद कर लिया। घर से बाहर ना निकलना, अ, बातें बड़ी बड़ी और काम कुछ नहीं। दोस्तों, घर की दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा। कुछ लोग प्लानर हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये समझना है कि मैं सब कुछ, मैं कुछ मांगने जा रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट में गिड़गिड़ाने लगते हैं, प्लान दिया और जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ना तो भीख मांगना है किसी से, और ना ही किसी की गर्दन पकड़ के जबरदस्ती ज्वाइन कराना है। आपका जो प्लान का स्टैंडर्ड है, आप कुछ देने जा रहे हैं, इस मोड में आपको रहना है। जैसे आप इंटरव्यू करते हो, तो इंटरव्यू के बाद आप किसी को सेलेक्ट करोगे कि नहीं करोगे, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति योग्य नहीं है, तो आप उसको सेलेक्ट करने के बजाय डिसलेक्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। तो इस सिस्टम, इस सोच के साथ आपको प्लान देना होता है। बातों बातों में दूसरे कंपनी, दूसरे प्रोडक्ट की चर्चा करना, मालूम पड़ा चर्चा का डायरेक्शन ही घूम गया। आप गए थे किसी और कंपनी के बारे में बताने, चर्चा वहां चल रही है, आधे घंटे चर्चा चली दूसरी कंपनी के बारे में। तो कभी भी दूसरे सिस्टम, दूसरे कंपनी, दूसरे प्रोडक्ट की चर्चा वहां पर नहीं होने देना है। अगर हो जाती है तो उसको तुरंत ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है, उसको घुमा फिरा के अपने सिस्टम पे वापस लेकर के आइए। ये बड़ी बड़ी गलतियां हैं जो हम लोगों से भी अपनी टीम में अक्सर हो जाती हैं, हम लोग अक्सर इसको देखते हैं। बहुत बड़ा ईगो रखना, बिजनेस करने में शर्माना, झिझकना, घबराना। आपने कभी नहीं देखा होगा, दुकानदार के पास जाइए, सामान लीजिए, उसको पैसा बगैर दिए लौटाइए, जैसे ही आप लौटोगे वैसे ही बोलेगा, अरे भैया पैसा दे जाओ। उसे कोई शर्म नहीं आती और हम लोग शर्माते हैं। तो बिजनेस अगर करने निकले हो, अगर आप शर्माते हो, झिझकते हो, घबराते हो, तो आपका बिजनेस बहुत मुश्किल है, इसको नहीं करना चाहिए। दूसरों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा देना, कभी कभी मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि दूसरे लोगों का, उसको मानते ही नहीं कि वो भी एक इंसान है, उसको चोट पहुंचाने में बहुत आसानी से कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। परिवार का सम्मान न करना, सही आचरण न रखना, किसी का उपहास कर जाना, ये गलतियां हम लोग अक्सर कर जाते हैं, इसको नहीं करनी चाहिए। क्रॉस लाइनिंग करना, काम करने वाले कंपनी के दूसरे लोगों को तोड़ना, बहकाना, धोखा देना, परेशान करना, घड़ी घड़ी फोन करना, ये क्रॉस लाइन है, इसको मत कीजिए। अपने काम को डायरी में नोट ना करना, ये मानना कि मुझे सब याद रहता है, अपना काम पेंडिंग अधूरा छोड़ देना और अधूरे काम को पूरा ना करना, उधारी लेना, उधारी जल्दी वापस ना करना, ये बिग ब्लंडर्स में आता है। समय समय पर अपना और अपने बिजनेस का आंकलन ना करना, कि मेरा कितने समय से हम काम कर रहे हैं, कितना बिजनेस हो गया है, कितनी मेरी टीम हो गई है, पिछले पिछले महीने मेरा कितना बिजनेस था, इस महीने कितना बिजनेस होना चाहिए, ये सब आंकलन ना करना। और एक ब्लंडर है कि बाहरी दुनिया से मतलब ना रखना। अभी जो पाकिस्तान इंडिया का जो मैटर हुआ, किसी को पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं हो, आप मार्केट में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, आपके रिलेशंस में क्या, इसको पता भी रखना है। ऐसा नहीं केवल बिजनेस ही बिजनेस में घुस गए आप।
तो ये भी बड़ी गलतियां हैं जो हम लोग अक्सर करते हैं, तो इनको नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आज लिए, इन सब टॉपिक्स को, एक्चुअली ये टॉपिक काफी लंबे समय का है, लेकिन आज मैंने इसको बहुत जल्दी जल्दी में कंप्लीट किया है। और कभी मौका मिलेगा तो इसको बहुत डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक टॉपिक जो है एक एक घंटे का समय ले लेता है। तो आज मैंने टॉपिक कंप्लीट किया है। मैं जो हमारे होस्ट हैं उनको वापस बुलाना चाहूंगा। सर प्लीज, अगर कोई पॉइंट छूट गया हुआ, कोई इंपॉर्टेंट बात अगर छूट गई हो सर, तो आप उसे बता सकते हैं सर। सर थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं रजत सर भी हैं, मुकेश सर, आशीष सर भी हैं, योगेश सर भी जुड़े हुए हैं। तो सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर इसमें?